नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों यूनियन बजट 2021-2022 रिलीज हो चुका है 1 फरवरी 11 AM पर। तो अब 1 फरवरी 2021 पे जो यूनियन बजट हमारा प्रेजेंट हुआ उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यूनियन बजट हमारे लिए अब आने वाले फिस्कल ईयर 2021-2022 के लिए वो क्या लेकर आया है हमारे लिए, हमारा इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन आज के दिन क्या है, हाउ इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू कोप अप विथ इट, क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम होंगे गवर्नमेंट के, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या होना चाहिए, उसे सबसे आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, और ऐसे भी अगर आपको यूनियन बजट को समझना है दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा। लेट्स बिगिन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बजट होता क्या है। सो दोस्तों बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही ऐसा लिखा है। किस आर्टिकल में लिखा है ये आप बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर साल के लिए, हर फिस्कल ईयर के लिए जो कि अप्रैल से मार्च तक चलता है, उस फिस्कल ईयर के लिए फरवरी 1 को एक बजट, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आना होगा। और उसके बाद वो उसमें क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि उनके एक्सपेंसेस कहां कहां होंगे और उसके लिए वो इनकम कहां कहां से लेंगे। एंड ये बजट करने के बाद ये भी बजटेड होगा ऑब्वियसली दोस्तों, आगे साल का है ये। सो इस साल का भी जो अभी आया है वो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच का टाइम फ्रेम है जिसमें कि हम बजट के बारे में गवर्नमेंट अब बता रहा है कि हम इस तरीके से करेंगे। सो अगर आप यहां इस पिक्चर से भी आप देखोगे तो दीज आर द पीपल हु हैव एक्चुअली डिजाइन द बजट एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब इसको बारीकी से समझते हैं। उसके पहले दोस्तों वी इनवाइट यू ऑल फॉर आवर पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज सीए बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10। आप ये लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब में भी ज्वाइन बटन है, आप उसमें भी क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन, जीके एनुअल कंपाइलेशन 2020 का ये एक बुकलेट है दोस्तों जिसको भी आप परचेज कर सकते हो इस लिंक से। डू चेक इट आउट। अब देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। ये बजट है हमारा 2021-2022 का। अब इसमें ये एक मैप है जिसमें हमें ऑलमोस्ट सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या गवर्नमेंट का क्या प्लान है, और ये दोस्तों लाख करोड़ में है, ये बात आप याद रखिएगा। अब समझिए दोस्तों, हमारा बजट साइज है 34.83 लाख करोड़ का। ये साइड पूरा एक्सपेंडिचर साइड है और ये साइड पूरा इनकम साइड है। सबसे पहले दोस्तों एक्सपेंडिचर साइड बनता है, मतलब कि कहां कहां खर्चा होगा, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड्स कि इनकम कहां कहां से जनरेट होगा। तो एक्सपेंडिचर में दोस्तों आपको पता ही है कि आप देखिए कि स्कीम एक्सपेंडिचर है और ट्रांसफर्स है। अब स्कीम में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है बहुत सारे, जैसे कि फर्टिलाइजर, फूड एंड फ्यूल के ऊपर है, 3Fs बोलते हैं इसे। आप देखिए सैलरी है, पेंशन है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। और इन सब का आने का सोर्स क्या है? आने का सोर्स है दोस्तों GTR, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। सो दोस्तों कैपिटल रिसीट्स में मार्केट लोन्स भी आ जाता है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारा कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस ऑन इनकम, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड सो ऑन। सो ये दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मैप है, और इसको और डिटेल देखना हो अगर तो ये एक बहुत अच्छा इंफोग्राफिक है जिसमें कि बहुत डिटेल में हर चीज बताया गया। ये भी इस साइड में पूरा एक्सपेंसेस है और इस साइड में पूरा इनकम है आपको दोस्तों। लेकिन अभी एक बात याद रखना है, और वो है कि 34.83 लाख करोड़ का हमारा बजट था, बजट हुआ है आगे साल का अब। सो 34.83 ट्रिलियन रुपीस का ये बजट है हमारा इंडिया का पूरा। अब समझते हैं कि ये कहां कहां पे एलोकेट किया गया और 6 पिलर्स क्या क्या है। तो पहले 6 पिलर्स समझ लेते हैं। 6 पिलर्स जो निर्मला सीतारमन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि इन 6 पिलर्स पे वो काम कर रहे हैं, वो है हेल्थ एंड वेलबींग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D एंड गवर्नेंस। अब इन सब में कितने कितने रुपए उन्होंने डाले हैं इसके बारे में यहां बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन अगर हम बजट को पूरा ब्रेक डाउन करें और समझने की कोशिश करें और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा 8 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। उसके बाद आप देखिए डिफेंस में वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग, 3,47,000 करोड़ जो हमारा है वो इंटैक्ट है। ट्रांसफर टू स्टेट्स में जब डेवोल्यूशन होता है स्टेट्स में, तब टैक्स डेवोल्यूशन के बारे में अगर आपको पता हो तो वो चला जाता है इतने रुपए। फूड सब्सिडी में हम इतने रुपए दे देते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, होम अफेयर्स,
ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, पेंशन, एंड फिर उसके बाद एजुकेशन में तो बहुत कम है, 93,000 करोड़ अभी भी कम है, एंड दिस इज अ 0.21% पॉइंट डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन। उसके बाद आता है, तो ये पूरा बजट ब्रेकडाउन था। अगर आपको बजट एट अ ग्लांस देखना है दोस्तों, और अगर आपको वापस से याद आ जाए, तो टोटल रिसीट्स क्या चीज से बनता है हमारा, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से, फिर आता है हमारा एक्सपेंडिचर। तो आप रिसीट देखिए हमारा कितना है, 34.83 लाख करोड़, अभी अभी हमने बात किया था, यह 2021-2022 का बजट एस्टिमेट, और वही हमारा एक्सपेंडिचर भी है। बट इन दोनों में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आप पिछले साल से देखिए 2019-20 में हमारा बजट कितना था, 26 लाख करोड़ के आसपास का। उसके बाद 2020-21 में हमने एस्टिमेट, मतलब आज के टाइम पे हमने एस्टिमेट कितना किया था, एक साल जस्ट पहले 30 लाख करोड़। लेकिन फिर अभी रिवाइज एस्टिमेट्स आता है दोस्तों, बीई एंड आरई। सो रिवाइज एस्टिमेट्स में इंडिया का बजट इस बार हमने 34.5 लाख करोड़ का बोला है, मार्च दिस ईयर एंडिंग मार्च, तो उसमें 34.5 लाख करोड़ हमारा बढ़ गया है बजट। एंड 2021-2022 के लिए बजट आएगा ये, फिर 1 Feb 2022 में रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे इसके, और उसके बाद एक्चुअल एस्टिमेट्स आएंगे। सो अभी के लिए ये है। और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है, फिस्कल डेफिसिट हमारा दोस्तों आप देख रहे हो, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट आप देख रहे हो, और प्राइमरी डेफिसिट देख रहे हो। तो ये दोस्तों एक पूरा बजट एट अ ग्लांस था। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे एक मैक्रो व्यू लेने के लिए। एंड रुपी कम्स फ्रॉम वेयर एंड रुपी गोज टू वेयर, इसे समझने के लिए और इससे भी इंटरेस्टिंग एक चार्ट है मेरे पास आपके लिए, और वो आप देखिए वो यहाँ है। रुपी आता कहाँ से, 1 रुपया मतलब कि 34.83 लाख करोड़ जो हमें चाहिए, अगर हम उसे 1 रुपये माने, तो फिर 36 पैसे उनमें से, मतलब 36% ऑफ इट विल कम फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। 15 पैसे आएंगे जीएसटी से, 14 पैसे आएंगे इनकम टैक्स से, 13 पैसे आएंगे कॉर्पोरेशन टैक्स से, एंड सो ऑन। और वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स में 20 पैसा, 16 पैसा जाएगा स्टेट शेयर, 13 पैसा जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, 10 पैसे जाएंगे फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, एंड सो ऑन। सो बेसिकली गवर्नमेंट का बजट इस बार का 34.5 लाख करोड़ का बन गया। ये 2020-21 का मैं बात कर रहा हूं, 2020-21 का मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने 13.5% राइज कर दिया और 34.5 लाख करोड़ पे आ गए, जबकि वो 30.42 लाख करोड़ पे थे। आप यहां पर देख ही रहे हो दोस्तों, ये और ये। सो क्लोज टू 34% ऑफ दिस एक्सपेंडिचर जो होने वाला, जो हुआ है 1/3 ऑफ इट, ये अभी लास्ट 3 महीने में होने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च में गवर्नमेंट करेंगे। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूं करंट फिस्कल ईयर का। नेक्स्ट फिस्कल ईयर का बजट बात करता है। इन एन एनवायरमेंट वेयर कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैव टेकन अ बीटिंग, गवर्नमेंट ने सोचा है कि वो स्पेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनेगा। दोस्तों आप बता सकते हो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है, ये भी कमेंट में बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब कुछ समझने के पहले ये एक चार्ट देखना बहुत जरूरी है। ये आपको बताता है इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंट कंडीशन, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट है, मतलब कि ईयर ऑन ईयर करके हम हर क्वार्टर को पिछले क्वार्टर के साथ, पिछले ईयर के क्वार्टर के साथ मेजर करते हैं। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च को, दिस ईयर को पिछले ईयर से मेजर करते हैं। और हमने एक स्टडी डिक्लाइन देखा है, अगर आप देख रहे हो तो ये पैंडेमिक आने के पहले का है, और उसके बाद फिर ये एक बार में नीचे गिरकर अब ये ऊपर जा रहा है। सो वी अंडरस्टैंड दैट हमने एक डी ग्रोथ देखा है। सो इकोनॉमिक स्लोडाउन हमारा चल रहा था बिफोर द पैंडेमिक, एंड उसके बाद तो वो और हो गया। ये समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद हमें बहुत कुछ समझ आएगा। सो इससे अभी देखिए दोस्तों, साइज ऑफ बजट किस तरीके से हर साल हमारा बढ़ रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑल्सो, बट विद सिवियर लेवल्स रेवेन्यू डेफिसिट हमारा उतना ही बढ़ रहा है। अब रेवेन्यू डेफिसिट अगर आप देखोगे तो उतना बढ़ रहा है, मतलब कि सरकार चलाने का खर्चा ये इतना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि इतना ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड प्रेशर ऑफ कमिटेड स्पेंड तो परसिस्ट करेगा ही। आपको इंटरेस्ट तो चुकाना ही होगा, सैलरी चुकाना होगा, पेंशन देना होगा, सब्सिडीज देना होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसी का ब्रेकअप है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हाई। सो मैं आपके लिए 10 पॉइंट्स लेकर आ गया हूं, जिसमें हम समराइज करने की कोशिश करेंगे कि यूनियन बजट 2021-2022 में क्या लर्निंग्स है। 10 पॉइंट्स दोस्तों। सबसे पहला, फिस्कल डेफिसिट की स्टोरी को समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, समझते हैं दोस्तों। सो दोस्तों इस बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड जो पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट नहीं बता रहा था, अब गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डेफिसिट, मतलब क्या, अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, आप कितना कमाए और आपने कितना खर्चा किया। गवर्नमेंट के साथ ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा किया है, कमाए कम है।
तो अगर उन्होंने कमाया कम है तो उन्होंने कितना कम कमाया है? सो द बेसिक पॉइंट इज कि गवर्नमेंट हैज अ डेफिसिट ऑफ 18.5 लाख करोड़ विच इज 9.5% ऑफ आवर जीडीपी अगेंस्ट द बजटेड 3.5%। गवर्नमेंट ने बजट किया था 2020-21 पैंडेमिक ईयर में कि हम 3.5% ऑफ जीडीपी हमारा बजट रखेंगे फिस्कल डेफिसिट का, लेकिन उन्होंने मान लिया है कि 18.5 लाख करोड़ हमारा हो गया है एंड दिस इज व्हाट इट शोज। ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस बहुत गिरा है, 19 लाख करोड़ से गिरा है इस साल, ताकि डेफिसिट और बढ़ जाए। एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल आपने बहुत बढ़ाया फ्यूएल पे, और उसके वजह से 3.5 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास और आया, लेकिन द फिस्कल डेफिसिट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज प्रोजेक्टेड एट 15.07 लाख करोड़ and that would be 6.8% of our GDP. Now the point is कि ये इस तरीके से एक बार में फिस्कल डेफिसिट जंप हुआ कैसे और गवर्नमेंट ने माना क्यों? सबसे पहला बात तो ये कि गवर्नमेंट ने मान लिया क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले से ही चल रहा था। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टोरी अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा ये बात। सो दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि राइस और व्हीट को एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से खरीदता है और उसके बाद उसको राशन शॉप्स में जाकर दे देता है और वो 2 या 3 रुपए पर केजी में देता है। मतलब कि गवर्नमेंट को फुल नुकसान। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पे खरीदता है फार्मर से और सस्ते में देता है राशन शॉप्स में, और गवर्नमेंट को इस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया एफसीआई को, ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या किया एफसीआई के साथ, वो एफसीआई को कहते हैं कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड बोलकर एक फंड है जिसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स के सारे के पैसे हमारे पूरे इंडिया के सिटीजन्स के उसमें पड़े हैं, आप उसमें से बोरो कर लो, उसमें से आप लोन ले लो। तो गवर्नमेंट खुद नहीं देता, गवर्नमेंट लोन ले लेता है, गवर्नमेंट एफसीआई को बोलता है आप लोन ले लो, जिसके वजह से ये फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ता नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, 75,000 करोड़ का बजट किया हुआ, आपने 3.5 लाख करोड़ का लोन ले लिया, बोरो कर लिया, और वो गवर्नमेंट के बुक्स में दिखाया भी नहीं जाता क्योंकि एफसीआई ने किया है, और एफसीआई का एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज बोलते हैं इसको, ईबीआर ऑफ बजट जो होता है, और ये गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स में दिखाता ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट आज भी कैश पे बात करता है, कैश अकाउंटिंग पे, एंड एक्रूअल पे नहीं करता। अगर एक्रूअल पे करता होता तो उन्हें दिखाना पड़ता। तो आप ये एक्रूअल और कैश बेसिस का डिफरेंस बताएंगे क्या है ये? द सेंटर हैज डिसाइडेड नाउ फाइनली कि अब हम इसे रियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 साल से चल रहा था दोस्तों। सबको पता है कि गवर्नमेंट का बजट में जितना फिस्कल डेफिसिट दिखा रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि वो इन सबको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इग्नोर करने से चलेगा नहीं, गवर्नमेंट को ही पे करना है। तो वो दिखा नहीं रहे थे अपना अकाउंटिंग को चेंज करके, लेकिन अब उन्होंने दिखा दिया है। सो अब जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है टू डिसकंटिन्यू दिस एंड टेक ऑन सब्सिडीज एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, तब जाकर गवर्नमेंट का ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर आप ये ग्राफ भी देखोगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा, ये एक बार में ऐसे शूट कर गया यहाँ पर। अब ये तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 है जो कि बजटेड है, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट्स यहाँ का ये आ गया है। सो अब देखिए ये शूट क्यों किया एंड हाउ डिड प्रीवियस बजट्स अंडर एस्टिमेट। आप एक और वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप ये समझ सकते हो, यहाँ पर एकदम बारीकी से दिया, लेकिन मैंने जो समझाया ये बिल्कुल वही है कि ईबीआर, एफसीआई और किस तरीके से एमएसपी का क्या पूरा काम है और नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिस्कल डेफिसिट का स्टोरी क्या है। और फिस्कल डेफिसिट का स्टोरी ये है जिसकी वजह से अब एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, अगर आपको याद हो तो एफआरबीएम में ये कहा जा रहा था कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब उसने एक ग्लाइड पाथ शो कर दिया, फिस्कल डेफिसिट अब बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो एफआरबीएम इज नाउ डन एंड डस्टेड। एफआरबीएम अब डन एंड डस्टेड है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को अब इग्नोर किया जा रहा है और लोन पे लोन लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट एक्नॉलेज भी कर रहा है कि हाँ हमने एफसीआई वाला लोन को भी अब ऐड कर दिया है। सो एफआरबीएम इज नॉट गॉन। ये नंबर 1 था। अब नंबर 2 समझते हैं, टैक्स कलेक्शंस एंड डेट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों। टैक्स कलेक्शंस एंड डेट। दोस्तों डेट के बारे में एक बात समझ लीजिए, डेट सिग्मा डेफिसिट जो हर साल का आपका डेफिसिट आता है कि आपका इनकम कम है और एक्सपेंडिचर आप ज्यादा करो तो आप मार्केट से लोन ले रहे हो, इस ये मिलाकर बनता है डेट। सो दिस इज डेफिसिट एंड डेट का डिफरेंस। इंडिया का डेट टू जीडीपी अब 90% पे पहुंच जाएगा दोस्तों, जबकि ये बहुत बड़ा फिगर है। 90% पे पहुंच जाना बहुत बड़ा फिगर है। 70s के आसपास जब रहता है तब तक वो ठीक रहता है। 90% जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सब रुपये में है, डॉलर में नहीं है। क्योंकि ये रुपये में है और डॉलर में नहीं है तो गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, वो कभी भी प्रिंट करके
अपना डेट को चुका सकते हैं। डॉलर्स में होता तो वो नहीं कर पाते ये काम। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कहा है कि 2025-26 तक वी विल अगेन कम डाउन टू 3% वाले लेवल्स पे, जो कि FRBM भी कहता है, और हम वो वापस से मानने लगेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने अपना डेफिसिट को बढ़ा दिया है और हमारा डेट टू GDP रेशियो अब 90% पे आ गया है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में हमारा क्या कंडीशन है अगर आप देखोगे तो उसमें हम कम ही हैं। पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हम कम ही हैं, लेकिन स्टिल किस तरीके से आप देख रहे हो कि इंडिया का डेट टू GDP बढ़ रहा है। और टैक्स कलेक्शंस का भी दोस्तों सेम कहानी है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बोलिए या डायरेक्ट टैक्स बोलिए, वो बहुत बहुत कम है हर साल, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के वजह से ही सरकार को रिसीट्स आ रहे हैं, और इस वजह से दिस विल रिमेन हाई इन फ्यूचर, यही स्पेक्युलेट किया जा रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रेग्रेसिव इन नेचर होते हैं और बैड इन नेचर होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं और वो रिच को ज्यादा टैक्स करते हैं और पुअर को कम, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो ऐसा नहीं होता, GST तो ऐसा नहीं होता। सो दिस इज समथिंग बैड। नंबर 3 देखते हैं कि मिडिल क्लासेस के लिए क्या है दोस्तों। व्हाट इज देयर फॉर मिडिल क्लासेस? फॉर मिडिल क्लासेस द टैक्स स्लैब्स रिमेन्स अनचेंज्ड। एक चीज है, सीनियर सिटीजन को अब टैक्स फाइलिंग नहीं करना होगा, वो अगर 75 ईयर्स के ऊपर है और अगर वो पेंशन से कमा रहे हैं तो। देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टैक्स ऑल्सो, बट देयर इज नो कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगा है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट बहुत रैली किया और उसके बाद आज आप देख रहे हो दोस्तों 50,000 पार कर चुका है सेंसेक्स। बिसाइड्स दिस एक चीज अच्छा हुआ है, वो ये हुआ कि अफोर्डेबल होम लोन जो 1.5 लाख रुपए का एडिशनल डिडक्शन मिलता था फर्स्ट होम लेने पर ऑन द इंटरेस्ट पेड, अब वो अभी भी ये था दोस्तों 2021 मार्च तक के लिए, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 2022 मार्च तक कर दिया गया है। सो इट इज कंटिन्यूइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। दिस इज समथिंग गुड इफ यू आर टेकिंग योर फर्स्ट होम। एंड व्हाट द यूनियन बजट रिमेन्स मीन्स फॉर योर मनी, आप देख सकते हो डेटा एनालिस्ट हो या आर्मी ऑफिसर हो, मिड लेवल मैनेजर हो, इन सब के लिए किस तरीके से टैक्सेस बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं या जो भी, तो ये आप यहां से देख सकते हो दोस्तों। नंबर 4 देखते हैं, हेल्थ स्पेंडिंग का क्या हाल है। हैज इट बीन इंक्रीज मैसिवली, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है। सो इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ये देखते हैं। इन पैंडेमिक 137% राइज हुआ है बजट ऑन हेल्थ, अच्छी बात है। टोटल हमारा 2,23,000 करोड़ अब हेल्थ बजट बन गया है, जबकि वो पहले 94,000 करोड़ पे था। तो 94,000 करोड़ से 2,23,000 करोड़ हो गया, बहुत अच्छा है। 35,000 करोड़ हम दे रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए, एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज टोल्ड कि हम और दे देंगे, अगर हमें और लगेगा तो हम और दे देंगे। एंड टोटल एलोकेशन टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग भी अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, एंड 2.24 लाख करोड़ है, 137% फ्रॉम दिस ईयर। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अ ग्रांट ऑफ 36,000 करोड़ फॉर वाटर एंड सैनिटेशन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, अब ये भी एक नया स्कीम आया है और इसके लिए भी बहुत आवंटन किया गया है और 64,000 करोड़ ओवर 6 ईयर्स दिया जा रहा है। बट लाइव मिनट में एक बहुत अच्छा कवरेज आया दोस्तों, डाइसेक्टिंग द हेल्थ स्पेंड बूस्ट। उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और फाइनेंस कमीशन का जो वाटर एंड सैनिटेशन का जो बिल है, जो कि बाहर से होता था खर्चा, अब गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ बजट में ये दिखा दिया है, बिकॉज ऑफ विच आपको ये बढ़ा हुआ दिख रहा है हेल्थ बजट, जबकि एक्चुअल में गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कमीशन के द्वारा कराता था, लेकिन अब उसे यहां से करवा रहा है। तो ये एक चेंज है, लेकिन आप देखोगे तो ज्यादातर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर ही लिया जा रहा है और उसी पे ज्यादा स्पेंडिंग किया जा रहा है। नंबर 5, व्हाट अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है बेसिकली दोस्तों कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े कंपनीज है उसमें से स्टेक्स बेचना। सो दे आर एमिंग फॉर 1,75,000 करोड़ इन द नेक्स्ट ईयर डिसइन्वेस्टमेंट का। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BEML, इन सब का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को आपको ये एक एडवर्टाइजमेंट मिला एयर इंडिया का दोस्तों। हर अखबार में बजट के बाद वाले दिन एयर इंडिया ने ये एडवर्टाइजमेंट छापा है, तो मैं आपके लिए वो लेकर आ गया जस्ट फॉर फन सेक, आप ये देख सकते हो। बट LIC का भी IPO का बात है दोस्तों, एंड द टारगेट सीम्स अ लिटिल स्ट्रेच्ड सिंस ऐसा हुआ है दोस्तों कि पिछले साल भी मतलब 2020-21 के लिए भी जो बजट था वो 2,10,000 करोड़ का था कि हम इतने रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंटरेस्टिंगली सिर्फ 15,220 करोड़ का ही हुआ है अभी तक। तो गवर्नमेंट आज अगर मार्केट जब हाई पे है, रघुराम राजन ने भी ये बात कहा है, जब मार्केट आज बूम पे है तो गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू सेल इट्स स्टेक्स, तो फिर तो ये प्राइम टाइम है, अभी ही गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में कुछ। एनी न्यू थिंग्स प्रपोज्ड? न्यू थिंग्स क्या क्या है, ध्यान से ये भी देखिएगा दोस्तों।
एक इनोवेटिव प्रपोजल आया है, इज द सेल ऑफ सरप्लस लैंड, जो भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में है उन्हें वो बेच देंगे। एफडीआई लिमिट ऑन इंश्योरेंस अब 74% पे आ गया है, जो पहले 49% पे था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी अब आएगा एक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा। एंड लास्टली एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट भी आया है कि बैड बैंक, ताकि वो बैड लोन्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपने एक जगह लेकर उसको क्लीन कर सके बैलेंस शीट्स को। बैड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके लिए ये छोटे से इन्फोग्राफिक्स लेकर आया हूं। 166 लाख करोड़ इज द साइज ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर, जिसमें से 9.4 लाख करोड़ हमारा टोटल एनपीए है और 1.85 लाख करोड़ हमारा टोटल फ्रॉड में 2019-20 में जितना हुआ वो है। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, ये इतने बड़े नंबर्स हैं, इतने बड़े नंबर्स, और एनपीए और बढ़ेगा, एनपीए को कम नहीं होना और बढ़ना है, तो बैड बैंक्स लाना बहुत ज़रूरी हो गया। सो ये एक बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस तो चल ही रहा है इंडिया में, जिसकी वजह से लाना ज़रूरी है। व्हाट अबाउट मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो उसके लिए क्या हुआ है मनरेगा में दोस्तों, आपको पता ही है कि जब पैंडेमिक हुआ तब इट वॉज एक्चुअली अ रेस्क्यूअर। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे वो जब अपने गांव गए तो उन्हें जॉब्स मिले। तो 60,000 करोड़ जो हमारा दिया हुआ था वो 1,12,000 करोड़ हमने उसे बना दिया, गवर्नमेंट ने बना दिया, ताकि लोगों को और जॉब्स मिल सके। हाउएवर द एलोकेशन दिस टाइम हैज अगेन रिड्यूस्ड। अब क्या कर सकते हैं, इस साल वापस से एलोकेशन कम कर दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान्स टू एक्सटेंड उज्ज्वला स्कीम, और 80 मिलियन हाउस होल्ड्स में वो गया है 8 करोड़, अब वो 1 करोड़ और हाउस होल्ड्स में जाएगा। तो 73,000 करोड़ मनरेगा में लगा है और 65,000 करोड़ पीएम किसान में भी दिया जा रहा है। और ये मनरेगा, फूड सब्सिडी, पीएम में और पीएम किसान और एनएसएपी, इन सब में क्या क्या जा रहा है वो यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन कम हुआ है इंटरेस्टिंगली। नाउ व्हाई इज इट सो, ये पता नहीं है। 100 से 150 दिन का वर्क दिया जा रहा था मनरेगा में, ऐसी बातें थी, अब वो भी नहीं हो रहा। तो मनरेगा में अगेन गवर्नमेंट हैज कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। स्पेंडिंग स्लैकेंस अगर आप देखोगे तो मनरेगा में ग्राफ डाउन दिख रहा है आपको। रूरल डेवलपमेंट आप देख सकते हो कम है। हायर एजुकेशन में जरा सा बढ़ा है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि 1 से 1.1% इज स्टिल लेस। स्कूल एजुकेशन में थोड़ा सा बढ़ा है, वो भी 0.1%, एंड सोशल वेलफेयर में 0.2% बढ़ा है। सो 38,000 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर हायर एजुकेशन दिस ईयर, एंड 54,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर स्कूल एजुकेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन ये बहुत कम नंबर्स है अगर हम हमारे पीयर्स को देखें तो। व्हाट अबाउट आत्मनिर्भर भारत? फाइनली दोस्तों 2-3 और है, बने रहिए। आत्मनिर्भर भारत जो हम सोच रहे थे, अब उसमें प्रोटेक्शनिज्म और बढ़ गया है। इंपोर्ट ड्यूटी हम और बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, जेम्स, ज्वेलरी, इन सब में वी हैव इंक्रीज्ड द इंपोर्ट ड्यूटी। दिस इज इन लाइन विद द आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो स्ट्रैटेजी है, एंड द आइडिया इज कि जो लोकल प्रोड्यूसर है वो और कॉम्पिटिटिव बन सके और बेटर हो सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको और मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे फॉर नॉट वेरी गुड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये तो प्रोटेक्शनिज्म ऐसा ही होता है। फार्मर डिस्ट्रेस का क्या हाल है? फार्मर डिस्ट्रेस समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। फार्मर डिस्ट्रेस, आई होप आपको अच्छा लग रहा है। फार्मर डिस्ट्रेस के बारे में अगर आपको समझना है दोस्तों, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इंडिया हैज लोअर टोटल डोमेस्टिक सपोर्ट पर फार्मर रिलेटिव टू अदर कंट्रीज। आप अगर सारे कंट्रीज देखोगे तो उसमें इंडिया में पीपल एम्प्लॉयड इन फार्मिंग इज 200, वाइल यूएस में 2.2, कनाडा में 0.3, चाइना में 212। लेकिन परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग, इंडिया में 41% पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग। दिल्ली चलो प्रोटेस्ट तो उसीलिए समझ में आई है क्यों है। चाइना में 25%, क्यों? क्योंकि उन्होंने फार्मिंग से निकाल कर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, हम नहीं डाल पा रहे अभी भी, जिसकी वजह से टोटल जीडीपी का सपोर्ट कितना है? ओनली $282 बिलियन। दिस इज वेरी लेस, $282 बिलियन, और उसके लिए 41% ऑफ द पॉपुलेशन। सर्विसेज में देखिए इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज खराब है। व्हाट इज द पेन पॉइंट? इट प्रोवाइड्स लो डोमेस्टिक सपोर्ट टू फार्मिंग एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। दो सेंटर डिक्लेयर्ड एमएसपी फॉर सेवरल क्रॉप्स, लेकिन अभी भी प्रोक्योरमेंट में बहुत प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज ऑन ऑफर इज ऑल्सो हियर दैट वी कैन सी। सो ये था फार्मर का डिस्ट्रेस। एंड लास्टली डिफेंस बजट का क्या हाल है? तो डिफेंस बजट का हाल इस बार ऐसा है दोस्तों, एलएसी में चाइना हमें तंग कर रहा है और फिस्कली हमें और ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बजट हमारा इस बार थोड़ा नीचे गया या सेम लेवल पे ही है। इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन मिलिट्री इन 2019 ग्लोबली, बट डिफेंस का इस बार एक स्मॉलर पाई हमने देखा है। सो ये दोस्तों पूरा था 10 पॉइंट्स
एंड इसके बाद दोस्तों 10 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए तो आप ये देखिए कि एक चीज़ है कि कोविड क्रश हो चुका है इंडिया में, ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है। आईसीएमआर के डीजी ने भी ये बात कहा है कि इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड फास्टर दैन एनी अदर नेशन। एंड डेली न्यू केसेस अगर आप देखोगे भी, सो दोस्तों 12,000 11,000 केसेस अब आने लग गए हैं। सो फ्रॉम द पीक वी हैव एक्चुअली कम डाउन एंड वी आर नॉट सीइंग अ पीक अगेन, अ सर्ज अगेन, एंड स्कूल्स भी अब धीरे धीरे ओपन होने की बातें हो रही है। सो अब एटलीस्ट फ्रॉम दिस एंगल वी आर सीइंग सम पॉजिटिव साइंस। स्टॉक मार्केट बूम पे है, 50,000 के ऊपर चला गया है। अब तो इसका मतलब कि वंस इन अ लाइफ टाइम का जो बजट था वो वैसा शायद निर्मला सीतारमन ने ऐसा प्रूव कर दिया है कि वो बिल्कुल ऐसा आया, क्योंकि इस बार ब्लड बात नहीं होकर स्टॉक मार्केट्स बहुत रैली किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीडीपी एक ग्लाइड पाथ नीचे की तरफ है, और क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो हमें समझना है कि वी हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस अबाउट द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वेयर हमें अपना जीडीपी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये एस्टिमेट किया है कि 11% हमारा राइज होगा जीडीपी का। तो 11% अगर हमारा राइज होगा जीडीपी का अगले साल तो वो बहुत अच्छा फिगर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बेस इफेक्ट यहाँ पर काम पे आता है। अल्टीमेटली यूनियन बजट सिंपली एक्सप्लेन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनियन बजट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है और आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस और लेकर आया हूं। एक तो है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये आया है दोस्तों कि वन नेशन वन राशन कार्ड में अब माइग्रेंट वर्कर कहीं भी अगर होंगे पूरे कंट्री में तो उन्हें अब पीडीएस या फिर उन्हें अगर अनाज लेना हो राशन से तो वो ले सकते हैं कहीं से भी। एंड सप्लाई एंड डिमांड में आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सप्लाई साइड बजट था या फिर डिमांड साइड बजट था? सप्लाई साइड बजट अगर बेसिकली दोस्तों होता है तो सप्लाई साइड बजट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ज्यादा आता है, लिक्विडिटी ज्यादा आता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको डिफरेंस पता चलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। डिमांड साइड अगर होता है तो दोस्तों जॉब जनरेशन अभी होता है, अभी इनकम ट्रांसफर किया जाता है, अभी फूड सपोर्ट दिया जाता है, शॉर्ट टर्म का काम किया जाता है। तो आपको क्या लगता है बजट क्या था, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, डिमांड साइड या सप्लाई साइड? और ये 3 क्वेश्चंस भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले यूनियन बजट के बारे में। और ये बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको 30 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूं। आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।